जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य कॉम्बो बैच में हम लोग हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कर रहे थे, जिसमें आधुनिक काल के तहत हमने बात की थी पिछली क्लास में कि नव जागरण युग जो है, जिसमें भारतेंदु और द्विवेदी दोनों को कवर करते हुए 1920 तक की ये यात्रा होती है। जिसमें सबसे पहला टॉपिक ये था कि नव जागरण युग में जो 19वीं सदी का औपनिवेशिक भारत है और उस औपनिवेशिक भारत का हिंदी से क्या संबंध है, हिंदी नव जागरण का हमारे सामने जिस तरीके से आना है वो किन रूपों में रहा है। तो ये पूरा इन्होंने शीर्षक दिया है नवजागरण युग का पहला वाला। अब जब ये हमने पूरे क्लास में कर लिया था और आपको ये भी रिकमेंड किया था कि जो हिंदी साहित्य का बच्चन वाला फोल्डर है आधुनिक हिंदी वाला, उसमें ये बहुत विस्तार से, इसमें तो मान लीजिए टू द पॉइंट ही चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन वही चैप्टर सेम वहाँ पे आप देखेंगे तो और विस्तार से हमने समझाया। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि शुरुआत के लेक्चर वहाँ का देखिए साथ में इसके। अब जैसे यहाँ पे भी खड़ी बोली गद्य का आरंभिक संघर्ष, तो वहाँ पे और विस्तार से, क्योंकि वो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है तो पूरा का पूरा उसी के बारे में है। खड़ी बोली हमारे बीच जो आता है तो शुरुआत में खड़ी बोली को लेकर बहुत संघर्ष रहा है। अब जैसे हम लोग एक यात्रा पढ़ते हैं कि पाली प्राकृत, कैसे संस्कृत से पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट और फिर हिंदी खड़ी बोली। और एक समय आप देखेंगे अवधी और ब्रज जो है बोली थी, बोली और साहित्यिक रूप उसने अपनाया, फिर विस्तृत उसका क्षेत्र हुआ। खड़ी बोली का क्या रहा है, कैसे, उसके बारे में बताते हैं। कि खड़ी बोली की बात करें तो 19वीं सदी के पहले से ही, यानी 19वीं सदी के पहले से ही खड़ी बोली में गद्य की रचनाएं मिलने लगती हैं और इसके प्रचार और प्रसार का उल्लेख शुरुआत की पुस्तक के आरंभ में किया जा चुका है। इसकी यात्रा के पदचिन्ह सिद्धोनाथों की बानियों, महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध, उड़ीसा के संतों की रचनाओं, हिंदी की निर्गुण कवियों के पद पर अंकित है। 14वीं-15वीं शताब्दी में दक्षिणी हिंदी में भी गद्य के नमूने मिलते हैं। इन नमूनों को गेसुतराज की, मिराजुल आस्किन और वजही के सबरस। अब यहाँ पे जैसे खड़ी बोली के गद्य के आरंभिक संघर्ष में ये कह रहे हैं कि देखा जाए तो 19वीं सदी के पहले से ही मिलने लगता है, प्रचार प्रसार है। इसकी यात्रा के पदचिन्ह आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे ये भी तो पता होना चाहिए कि ठीक है 19वीं सदी के पहले मिल रहा था, लेकिन कहाँ मिल रहा था। जैसे आप सिद्धनाथ की जब वाणी पढ़े, महाराष्ट्र में, गुजरात में, सिंध में, उड़ीसा के संत की रचना में, ये हिंदी के जो निर्गुण कवि उनके पदों में आप इसका प्रारंभिक रूप देख सकते हैं। 14वीं-15वीं शताब्दी में कहते हैं दक्षिणी हिंदी में भी गद्य के नमूने मिलते हैं। नमूनों को गेसुतराज की, मिराजुल आस्किन और वजही की सबरस, ये दोनों रचना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए दोनों रचनाओं का नाम। 14वीं-15वीं शताब्दी में जो दक्षिणी हिंदी में गद्य का नमूना मिलता है, इनमें गेसुतराज का जो मिराजुल आस्किन और वजही का सबरस यहाँ पे, और वजह की भाषा बोलचाल के ज़्यादा निकट है। अब इसमें सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज, ये तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके बारे में विस्तार से पता होना चाहिए। देखिए खड़ी बोली फोर्ट विलियम कॉलेज से उसका जुड़ाव बहुत गहरा रहा है, क्योंकि खड़ी बोली जो है शब्द फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी की टकसाल से ही निकला है। सबसे पहले कॉलेज के भाखा मुंशी लल्लू लालजी और सदल मिश्र ने इनका प्रयोग किया। और रचना प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है, उसमें लल्लू लाल जी लिखते हैं संबत 1807 में लल्लू लाल कवि ब्राह्मण गुजराती सहस्त्र अवधीश ने, जिसका साथ ली यामिनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे की खड़ी बोली से में कह नाम प्रेम सागर धरा। और सदल मिश्र जो दूसरे भाका मुंशी थे, उन्होंने नासिकोपख्यान लिखा, तो उसमें कहते हैं अब संबत 1807 में नासिकोपख्यान को, इसमें चंद्रावली की कथा कही गई है, देववाड़ी से कोई समझ नहीं सकता, इसलिए हम खड़ी बोली में लिख रहे हैं। देखिए कारण एक बताते हैं, दो चीजें आपको समझना है कि खड़ी बोली को स्थापित करने में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये भी स्थापित किया था अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन कैसे कैसे हमें इसका एक तरीके से फायदा मिलता गया और हमारी खड़ी बोली अपने आप में पैन इंडिया एक अपना अच्छा पहुंच बना ली है। अब उसमें दो लोगों का नाम है, पहले तो खड़ी बोली टर्म जो है ये हम प्रयोग में लाते हैं, तो विलियम कॉलेज जो है 1800 की टकसाल से निकला है। और जो कॉलेज है वहाँ पे हमारे दो भाखा मुंशी के पद पे, एक लल्लू लाल जी थे, एक सदल मिश्र। लल्लू लाल जी की रचना का नाम प्रेम सागर है और इसी में ये कहते हैं कि देखिए अब जो है हमें यामिनी भाषा छोड़, क्योंकि ये ब्राह्मण गुजराती थे, पूछा जा सकता है लल्लू लाल जी लाल कवि ये ब्राह्मण गुजराती थे। इन्होंने कहा देखो अब यामिनी भाषा छोड़ के हमें दिल्ली आगरे के आसपास की जो खड़ी बोली है उसमें हमें चीज़ों को लिखना होगा, और उसी के आधार पर हमें प्रेम सागर लिखा। और इसी क्रम में दूसरे सदल मिश्र हैं, इन्होंने कहा हमने लिखा नासिकोपख्यान। और अब ये कह रहे हैं कि देखो हमने इसमें नासिकोपख्यान में चंद्रावली की कथा कही है, देववाड़ी जो संस्कृत है इस चीज़ को देववाड़ी संस्कृत से कोई नहीं समझ सकता, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि 1860 में मैंने ये लिखा।
सन 1804 में जॉन गिलक्राइस्ट ने द हिंदी रोमन आर्थो एपिग्राफिक में खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया। हो सकता है दिल्ली आगरे की बोलचाल की भाषा को खड़ी बोली कहा जाता रहा हो। लल्लू लाल जी और सदलबिस ने इसे वहीं से ले लिया कि वहां जो आसपास बोला जा रहा था वो खड़ी बोली कि ज्यादा सन्निकट था, तो ये लोग हो सकता है वहीं से ले लियो। तीसरा नाम देखिए गिलक्राइस्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों स्थापित किया गया? क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे ये चाहते थे कि भारतीय पढ़ें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपनी यही कारण बताया था कि हम अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करें। तो हमें ये कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों स्थापित किया गया, तो उसका सीधा सा उत्तर है कि अंग्रेज अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए इसको स्थापित किए थे। उसमें वो हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल इन देसी भाषाओं में समानता पुस्तकें, इस कॉलेज में जो है हिंदी की, मराठी की, गुजराती की, तमिल की जो देसी भाषा की किताबें थी उनका अनुवाद होता था। हिंदी या हिंदुस्तानी के प्राध्यापक कौन थे? गिलक्राइस्ट थे यहाँ। उर्दू के लिए यहाँ अलग मुंशी थे और भाका या हिंदी के लिए अलग। भाका मुंशी के रूप में अपने यहाँ से 2 लोग थे। तो इससे जैसे कोई कॉलेज होता है अलग अलग सब्जेक्ट के अलग एक्सपर्ट होते हैं। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको प्रशासनिक सुविधा के लिए 1800 में स्थापित किया और यहाँ पे हमारे यहाँ के नेटिव लैंग्वेज में जो किताबें हैं, हिंदी है, मराठी लैंग्वेज में गुजराती, इनका अनुवाद भी करते पढ़ाते। और हिंदी या हिंदुस्तानी के अध्यापक गिलक्राइस्ट थे। बाकी उर्दू के लिए मुंशी नियुक्त हुए थे। भाका या हिंदी के लिए अलग थे और जो भाका मुंशी के लिए लल्लू लाल और सदल मिश्र थे। कॉलेज के इस प्रयास के संबंध में अंग्रेजों ने काफ़ी गलतफहमी भी फैलाई। ग्रियर्सन का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में आप पढ़ते हैं, जो कालक्रम के अनुसार पहला इतिहास लिखते हैं। ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की भूमिका में ये लिखा था कि हिंदी अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत है। लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर में इसी का प्रयोग किया है। ग्रियर्सन खड़ी बोली को किसी की मातृभाषा नहीं स्वीकार करते। ग्रियर्सन का मानस भी तो उपनिवेशवादियों का ही मानस था, क्योंकि वो भी तो हम पे गुलाम शासन सत्ता को बागडोर अपने हाथ में ले लिए थे और हमें एक तरीके से उपनिवेश बनाए थे। उन्हें इतना तो मालूम ही था कि भाषा का आविष्कार तो नहीं होता है, बल्कि ये कई बोली ही विकसित होकर भाषा का रूप धारण कर लेती है। यदि खड़ी बोली कोई भाषा ना होती तो उसमें पुस्तक लिखवाने का क्या तुक था। खैर कोई बात नहीं, वो हर एक चीज़ में लोग अपना वो करते रहते, लेकिन हमें ये समझना प्रशासनिक सुविधा के लिए फोर्ट विलियम स्थापित हुआ था। अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती थी। हिंदी हिंदुस्तानी के प्राध्यापक गिलक्राइस्ट थे, ऐसे ही सदल मिश्र और लल्लू लाल यहाँ पे भाका मुंशी थे। और इनके अलावा जो है ग्रियर्सन का ध्यान रखना कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इनकी भूमिका में हिंदी अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत है। और बाकी लल्लू लाल जी प्रेम सागर में इसका प्रयोग करते हैं। ग्रियर्सन खड़ी बोली किसी की मातृभाषा नहीं, ग्रियर्सन का मानस भी ये कहा जाता है। फिर इसके बाद देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज के जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों की अपेक्षा जो है श्री रामपुर के डेनिस मिशन के जो विलियम कैरे थे, उनकी दृष्टि कह रहे थे ज़्यादा पैनी और सूझबूझ गहरी थी। मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज के जो अधिकारी थे उनकी अपेक्षा तुलना करें कि श्री रामपुर जो मिशन था उसके डेनिस मिशन के जो विलियम कैरे थे वो ज़्यादा पैनी दृष्टि रखते थे। उन्होंने अपनी बाइबिल की हिंदी अनुवाद, यानी बाइबिल का जो हिंदी अनुवाद उसका 4थे संस्करण में एक बात लिखी कि हम हिंदुस्तान की उस बोली को हिंदू या हिंदी समझते हैं जो मुख्यतः संस्कृत से बनी है और जो मुसलमानों के आने के पूर्व संपूर्ण हिंदुस्तान में वही बोली जाती थी। ये अभी बहुत व्यापक क्षेत्र में समझी जाती है। तो ये कह रहे हैं कि देखिए उनसे ज़्यादा समझ तो विलियम कैरो को है, कि विलियम कैरे ये कह रहे हैं कि हिंदू या हिंदवी जो भी चीज़ें हैं वो मुख्यतः बनी किससे है। तो यहाँ के लोगों की जो भाषाएं अगर हो तो संस्कृत, पाली, प्राकृत ऐसे ही विकसित हुई होंगी और जो मुस्लिम के आने के पहले पूरे पैन इंडिया बोली जाती रही होगी। लल्लू जी जो है प्रेम सागर की भाषा कथा वार्ता के अनुरूप उनका है, उनके शब्दरूप अनिश्चित हैं, भाषा इनकी ब्रज रंजित है, शैली बहुत पंडिताऊ है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे पूछा जा सकता है लल्लू लाल का प्रेम सागर जो है कथा वार्ता के रूप में इनके शब्द रूप अब बहुत अनिश्चित, भाषा ब्रज रंजित है, शैली बड़ा पंडिताऊपन है। जो सदल मिश्र लिखते हैं नासिको तो प्यान, वो भी ब्रजी और भोजपुरी का प्रभाव है, किंतु सीधे संस्कृत से अनुदित होने के कारण, यदि सीधे संस्कृत से अनुवाद होने के कारण हिंदी की प्रकृति के अनुरूप अगर आप देखेंगे तो ये है। ठीक है, अब यहाँ हमने फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में देख लिया। अब फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की हिंदी की बात करें कि फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की हिंदी की क्या स्थिति थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की हिंदी की बात करते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर जिन 2 गद्य, जैसे 2 अंदर थे भाका मुंशी के पद पे, ऐसे फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर जिन 2 गद्य लेखकों को साधारण नाम लिया जाता है वो है मुंशी सदासुख राय निषाद और इंसान लखा। ये 2 हैं।
सदा सुखराय कॉलेज के भाका मुंशियों से पहले ही गद्य रचना प्रस्तुत कर चुके थे। इंसा भाका मुंशियों के समकालीन थे, किंतु हिंदी गद्य परंपरा को और भी पीछे ले जाने की प्रवृत्ति के कारण गंग कवि के चंद छंद वर्णन की महिमा, रामप्रसाद निरंजनी के वियोग वशिष्ठ और दौलत राम के पद्म पुराण वाचिका का भी उल्लेख किया जाता रहा है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि फोर्ट विलियम जो कॉलेज है उसके बाहर की हिंदी, तो जैसे दो लोग अंदर थे, भाका मुंशी ऐसे दो गद्य लेखक, उसमें मुंशी सदा सुखराय, निशार और इंशाल्लाह। जो सदा सुखराय हैं कॉलेज के भाका मुंशियों से पहले ही, जो कॉलेज के भाका मुंशी यानी सदन मिश्र ने लिखा या लल्लू लाल ने, कह रहे सदा सुखराय कॉलेज के भाका मुंशियों से पहले ही गद्य रचना प्रस्तुत कर चुके थे। और इंसान ये भाका मुंशियों के समकालीन थे, यानी सदल मिश्र और क्या नाम है दूसरा, सदल मिश्र थे और एक प्रेम लल्लू लाल जी, इनके समकालीन थे। किंतु हिंदी गद्य परंपरा को और भी पीछे ले जाने की प्रवृत्ति के कारण गंग कवि का उल्लेख होता है। उन्होंने लिखा था चंद छंद वर्णन की महिमा और रामप्रसाद निरंजनी का योग वशिष्ठ और दौलत राम का पद्म पुराण वाचिका, इनका भी उल्लेख किया जाता है कि ये इनसे भी पुराने हैं। बाकी जो गंग कवि का चंद छंद वर्णन की महिमा है उसको अकबर कालीन माना जाता है। वस्तुतः ये जाली ग्रंथ है। कौन? चंद छंद वर्णन की महिमा, वस्तुतः ये जाली ग्रंथ है और ये पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए लिखा गया था। यदि चंद छंद वर्णन की महिमा क्यों लिखा गया था? ये पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए लिखा गया था। इसमें अकबर को नूरउद्दीन कहा गया है, जो जहांगीर का नाम नूरुद्दीन था। इसकी भाषा 18वीं शताब्दी के पहले की नहीं हो सकती। तो चंद छंद वर्णन की महिमा अकबर कालीन मानी जाती है। वस्तुतः ये जाली ग्रंथ है और ये पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए लिखा गया था। क्या? चंद छंद वर्णन की महिमा। इसमें अकबर को नूरावुद्दीन कहा गया, जो जहांगीर का नाम नूरुद्दीन था। इनकी भाषा 18वीं सदी के पहले की नहीं हो सकती। सिख रेफरेंस लाइब्रेरी अमृतसर में संग्रहित योग वशिष्ठ भाषा की प्रतिलिपि 1868 मिल जाने से शुक्ल जी ने रामप्रसाद निरंजनी के जिस भाषा योग वशिष्ठ 1711 का उल्लेख किया उसकी प्रामाणिकता खंडित हो जाती है। योग वशिष्ठ की एक प्रति पटियाला दरबार के पुस्तकालय में भी है, किंतु इन दोनों प्रतियों में रामप्रसाद निरंजनी का नाम नहीं है। निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ की भाषा का जो उदाहरण शुक्ल जी ने दिया है वो अमृतसर तथा पटियाला दरबार की प्रतिलिपियों की भाषा से नहीं मिलती। भाषा योग वशिष्ठ की भाषा बहुत परिवर्तित मालूम पड़ती है। पटियाला दरबार की प्रतिलिपि का समय 1745 ईस्वी है। पद्म पुराण का भाषानुपात गुरुमुखी लिपि की योग वशिष्ठ की भाषा मुख्यतः वाक्य विन्यास से मिलता जुलता है, पर इनसे पता चलता है कि खड़ी बोली जो है वो गद्य फोर्ट विलियम कॉलेज का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसकी परंपरा से पहले देखी इतनी रचनाएं हैं जिसमें चली आ रही हैं। अब इनमें जैसे मुंशी सदा सुखराय 1746 से 24, इनकी रचना के समय में भी विद्वानों में मतभेद है। लक्ष्मी सागर वारसेर ने भ्रम फैलाया कि इनकी पुस्तक का नाम सुख सागर है, जबकि इस नाम की इनकी कोई पुस्तक है ही नहीं। हिंदी में सुख सागर उनका उपनाम था इनका ही। उर्दू में वे निसार नाम से जाने जाते हैं। शुक्ल जी ने जिस विष्णु पुराण के अनुवाद को उनकी भाषा माना वो देखने में नहीं आया। लाला भगवान दिन और रामदास गौड़ ने एक पुस्तक संपादित की हिंदी भाषा सार, उसमें सदा सुख जी का एक निबंध है सुरासुर निर्णय। संपादकों ने इस लेख का रचनाकाल 1783 ठहराया है। विष्णु पुराण और सुरासुर निर्णय की शैली में अंतर है। पहले के वाक्य विन्यास लंबे और संश्लिष्ट और दूसरे के सरल और छोटे हैं। समझना ये कि मुंशी सदा सुखराय, इनका नाम सुख सागर ये लिए हैं। उर्दू में वे निसार उपनाम से लिखते थे और शुक्ल जी ने जिसे विष्णु पुराण के बाद उनकी भाषा मानी वो देखने में नहीं आया। लाला भगवान दीन और रामदास गौड़, उन्होंने एक पुस्तक संपादित की हिंदी भाषा सार नाम से, उसमें सदा सुख जी का एक निबंध है, कह रहे हैं सुरासुर निर्णय। और विष्णु पुराण और सुरासुर निर्णय की शैली में अंतर भी है। सदा सुख की कह रहे हैं कि जिस भाषा का उदाहरण शुक्ल जी ने दिया वो चाहे अप्रामाणिक हो, और सुरासुर निर्णय की भाषा प्रमाणिक, यानी सदा सुख की जिस भाषा का उदाहरण करें शुक्ल ने दिया है वो चाहे अप्रामाणिक हो, सुरासुर निर्णय की भाषा चाहे प्रमाणिक, पर सदा सुख की भाषा संबंधी उनका निष्कर्ष ठीक है। मुंशी जी ने यह गद्य ना तो किसी अंग्रेज अधिकारी की प्रेरणा से और न किसी दिए हुए नमूने पर लिखा। वे एक भगवत भक्त आदमी थे। अपने समय उन्होंने हिंदुओं की बोलबाला की जो शिष्ट भाषा चारों ओर पूर्वी प्रांतों में भी प्रचलित जो थी, तो पूर्वी प्रांतों में भी प्रचलित पाई, उसी में रचना की। स्थान स्थान पर देखें तो शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके अगर देखें तो उन्होंने उनके यानी साहित्यिक रूप का पूरा आभास दिया। यदि वे खास दिल्ली के रहने वाले पहलेबाज पंथी, पर उन्होंने अपनी हिंदी गद्य में कथावाच को पंडितों और साधु संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा, जिसमें संस्कृत शब्दों का पुट भी बराबर रहता था। इसी संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदा सुख ने इस प्रकार खेद भी प्रकट किया है। क्या किया है? रस्मो रिवाज अगर देखें तो रस्मो रिवाज भाखा की दुनिया से उठ गया है। उदय भान चरित या रानी केतकी की कहानी लिखकर इंशाल्लाह खां 1756 से 17 हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे लल्लू लाल जी और सदल मिश्र के समसामयिक थे। कौन? इंशाल्लाह।
रानी केतकी की कहानी 1800 से 1808 के बीच लिखी गई है। ईर्षा का जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ और बंगाल के नवाबी पतन के बाद वे दिल्ली आ गए। दिल्ली की अस्थिरता के कारण वे लखनऊ के नवाब सादत अली खां के पास चले गए। नवाब से उनकी खूब बनने लगी और वे नवाब की नाक के बाल हो गए। वे नवाब को मजाकिया लतीफे सुनाया करते। एक दिन एक लतीफे पर नवाब नाराज हो गए इनसे और फिर पैसे की घटनाएं बढ़ गई। यानी हर एक दिन स्थिति एक जैसी नहीं होती है। ये आप देखेंगे इंशाअल्लाह खां के जीवन से समझ सकते हैं कि लास्ट में जीवन उनके बहुत कठिनाईपूर्ण व्यतीत हुआ है। मतलब पहले तो ये गए, बहुत खुश रहते थे इनसे लखनऊ के नवाब सादत अली। एक दिन कुछ उनको बुरा लग गया और इस तरीके से कहते हैं अंत में उन्मादग्रस्त होकर मरे थे। हिंसा वैसे उर्दू फारसी की गंभीर विद्वान थे और फारसी में लिखी हुई उनकी पुस्तक दरिया लताफात बहुत प्रसिद्ध है। वे उर्दू के एक लोकप्रिय, यानी इंसा को माने तो उर्दू के एक लोकप्रिय कवि थे। कमर बांधे हुए चलने को या सवयार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो तैयार बैठे हैं, बहुतों की जबान पर है। किंतु हिंदी साहित्य में उनका महत्व रानी केतकी की कहानी के लिए है। ये लखनऊ में ही लिखी गई। इसकी भाषा के संबंध में उनका कहना भी है कि एक दिन बैठे ये बात ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदी में ये छूट और किसी बोली का पुट ना हो, यानी हिंदी को छोड़कर कुछ भी ना हो, तब जाके मेरे जी फूल की कली के रूप में खिले। बाहरी की बोली और गंवारी कुछ उनके बीच में ना हो। अपने मिलने वालों में से एक कोई बड़े पढ़े लिखे पुराने दुराने डांग बूढ़े घा के खटराग लगाए हुए लगने लगे। ये बात उतनी दिखाई दी। हिंदवीपन भी ना निकले और भाषापन भी ना हो। बस बस भले लोग अच्छे से अच्छे आपस में बोलते चालते हो, जो कहते वही सब डोल रहे हो और पाँव किसी को ना हो, यही होने। तो मतलब एक दिन कहते हैं कि किस स्थिति में बैठे बैठे जो है, जो रानी केतकी की कहानी की वजह से वो हिंदी में बहुत चर्चित है, वो किस स्थिति में लिखे थे कि उनके जी में ऐसा ख्याल आया कि हिंदी को छोड़ कोई चीज़ों का किसी बोली का पुट ना हो। तो उसी क्रम में इन्होंने ये लिखा था। पुराने दुराने डांग बूढ़े की चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहानी लिखी और बताया भी कि ये है हिंदी या हिंदवी, यानी ठेठ हिंदी की कहानी। सच तो एक आरंभिक हिंदी को रूप देने का सही 4 गद्य लेखकों को है, सदा शुक्राया इंसान, सदन में सरलूलाल। और वैसे देखें तो ये चीज़ें भाषा की दृष्टि देखेंगे तो भाषा की दृष्टि कह रहे हैं कि श्याम सुंदर दास इंसान खां को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, कि अगर सबसे ज़्यादा योगदान रहा तो इंसान खां का। ये स्पेशली कह रहे हैं कि श्याम सुंदर दास कहते हैं, बाकी तो चारों लोगों का योगदान है। शुक्ल जी ने तत्कालीन हिंदी गद्य की 3 कसौटियाँ बताई। गद्य की 3 कसौटी क्या है? बोलचाल की भाषा शिष्टता, व्यवहार में आने की योग्यता, तर्कानुमोदित वाक्य विन्यासता। इनके आधार पर वे पहले महत्व सदाशुक को और दूसरा सदलमिश को देते हैं। यथास्थान शुद्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग हिंदी की प्रकृति के अनुरूप है। अरबी फारसी के प्रचलित शब्दों तो भारतीय जातीय भाषाओं में खपी गए। इंसा की भाषा हिंदी और शैली उर्दू की है। इस तरह की चटकीली मुहावरे आश्रित शैली गंभीर विषयों के प्रतिपादन के योग्य नहीं है। अब यहाँ से जो शुरू होता है कि अदालती भाषा, तो अदालती भाषा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? देखिए धीरे धीरे कहते हैं हिंदी गद्य अपने को परिष्कृत करते हुए सरकारी, गैर सरकारी और पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसे सरकार और संप्रदायवादियों का सामना करना पड़ा। यानी बढ़िया से हिंदी कह रहे हैं गद्य बढ़ रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ, उसको सरकार और संप्रदायवादी दोनों का सामना करना पड़ा। अब जो कंपनी सरकार, उसने सन 1836 में एक इस्ताहार निकाला जिसके अनुसार कहा कि अदालत में देशी भाषाओं का प्रयोग किया जाए। देशी भाषाओं का अभी तक क्या होता था, पश्चिमोत्तर प्रदेश की अदालती भाषा फारसी थी। अब यानी आज के उत्तर प्रदेश फारसी लिपि के साथ नागरी लिपि का भी प्रचलन हो गया, किंतु सांप्रदायिक आग्रह के कारण अगले वर्ष 37 उर्दू सारे प्रांत की अदालती भाषा बना दी। यानी हिंदी जब बहुत अच्छी स्थिति में चलने लगी तो कह रहे हिंदी को लेकर देखिए विवाद कैसे हुआ। कंपनी सरकार ने 36 में इस्ताहार निकाला कि ठीक है देसी भाषाओं का भी प्रयोग करो। तो अदालती भाषा वैसे फारसी में चल रहा था आज का यूपी वगैरह, लेकिन फारसी के साथ नागरी लिपि का प्रचलन हो गया। लेकिन जब सांप्रदायिक आग्रह बढ़ा तो अगले वर्ष 37 में 1 साल बाद ही ये कहा नहीं सारे प्रांत की अदालती भाषा क्या होगी, उर्दू होगी। तो सोचिए स्थिति क्या थी कि हिंदी इतनी अपनी पैठ नहीं बना पाया, या जैसे ही आगे आ रहा है तो उसको ये कर दिया गया कि नहीं सारे प्रांत की भाषा जो है उर्दू होगी। अब हिंदी उर्दू को लेकर अंग्रेजों में भी 2 दल हो गए, एक दल हिंदी का पक्ष तो दूसरा उर्दू का। इस विवाद में वीम्स और गाउस ने एक दूसरे का खुलकर विरोध किया। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जनरल में सन 65 से 68 तक उनके परस्पर विरोधी लेख छपते रहे। सर सैयद अहमद खां की शिक्षा प्रसार संबंधी भूमिका चाहे जो रही हो, किंतु हिंदी उर्दू के विवाद को उन्होंने सांप्रदायिक रंग दिया और हिंदी के विरुद्ध अंग्रेजों के कान भरते रहे। तो सर सैयद अहमद खां जो है ये भी कह रहे हैं कि कान भरते रहे अंग्रेजों को कि नहीं
उर्दू को ही पूरा वो होना चाहिए। उस समय कहते हैं फिर राजा शिव प्रसाद ने हिंदी भाषा और नागरी लिपि के पक्ष में बहुत अहम भूमिका निभाई थी और ये अविस्मरणीय है कि आप उनको भूल नहीं सकते उनके योगदान को। सन 1868 में उन्होंने लिपि संबंधी जो आवेदन सरकार के पास भेजा वो फारसी लिपि के विरोध में था। तो सोचिए वहीं पे सर सैयद अहमद है जो उर्दू के पक्षधर होकर हिंदी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उसी समय आप देखिए राजा शिव प्रसाद आते हैं, वो समर्थन करते हैं और फिर फारसी लिपि का विरोध करते हैं। उन्होंने अपने मेमोरेंडम में कहा कि फारसी के अध्ययन से हमारी भावनाएं भ्रष्ट और राष्ट्रीयता दूषित हो जाती हैं। उन्होंने साफ लिखा कि दिल्ली के मुसलमान बादशाहों ने भाषा के संबंध में जो कुछ सोचा भी नहीं था वो अंग्रेजी सरकार अंग्रेजी के साथ साथ फारसी लिपि में उर्दू को, जो कि एक दूसरी विदेशी भाषा, लाद रही है। हिंदी को अन्य भाषाओं यानी बांग्ला, मराठी, गुजराती से अलग करके उसके विकास को बाधित किया जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि फारसी अक्षरों को हटाकर उसके स्थान पे हिंदी को जारी करना चाहिए। तो ये देखिए बहुत अगर कभी भी टिप्पणी आ जाए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के योगदान पे, तो आप देखिए कि हिंदी के संबंध में उन्होंने योगदान के संबंध में कितना महत्वपूर्ण बात कही है। फिर इसके बाद शिव प्रसाद का ही देखिए तो शिव प्रसाद सितारे हिंद 23 से लेकर 95 आम फहम भाषा और नागरी लिपि के पक्षधर हैं। एक समय वो उर्दू को विदेशी भाषा मानते थे, जो कि वास्तव में है नहीं। मतलब ये कह रहे हैं कि एक समय था कि ही राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी जो आम फहम और नागरी लिपि का समर्थन करते हैं वो उर्दू को विदेशी मानते थे, जो कि वास्तव में कहने नहीं है बच्चन जी। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं अरबी फारसी के प्रचलित शब्दों को ठूस कर उसे विदेशी बनाया जा रहा था, इसलिए राजा शिव प्रसाद ने उसे विदेशी कहा था। राजा शिव प्रसाद का विरोध फिर सर सैयद अहमद ने ये लिखते हुए कहा था कि बाबू शिव प्रसाद साहब की तहरीर से अमूमन हिंदू लोगों के दिल में जो साया की जबान उर्दू व खत फारसी को जो मुसलमानों की निशानी मिटा दिया जाए। स्पष्ट सैयद अहमद खान ने हिंदी उर्दू के प्रश्न में मजहब घुसेड़ कर उसे सांप्रदायिक बना दिया। इस विरोध के बावजूद राजा ने शिष्ट हिंदी में कई ग्रंथों की रचना की, जैसे मानव धर्मसार, योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, उपनिषद सार, भूगोल, हस्तामलक, वामारंजन, राजा भोज का सपना। किंतु बाद में शिव प्रसाद जी का झुकाव भी अरबी फारसी शब्दों से लदी उर्दू की तरफ चला गया। फिर उनकी पुस्तक इतिहास तिमिरनाशक जो है इसका अच्छा खासा प्रमाण है। राजा में परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि ये परिवर्तन अंग्रेजों की उर्दू परस्त नीति के कारण आया है। मतलब कि जो बड़े हिमायती थे शिव प्रसाद, वो भी समय के साथ किस तरीके से बदल गए कि एक समय था अरबी फारसी की तरफ उनका इतना झुकाव नहीं था या हिंदी के बहुत समर्थन में बोलते थे, लेकिन सैयद अहमद तो पहले से ही थे और राजा शिव प्रसाद भी इतिहास तिमिरनाशक में वो प्रमाण देख सकते हैं कि उनका झुकाव भी हिंदी उर्दू की तरफ हो गया। राजा में परिवर्तन अंग्रेजों की उर्दू परस्त नीति के कारण है। वे शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी भी थे। राजा ने उस विरोधी परिस्थिति में हिंदी की रक्षा का जो प्रयास किया वो इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। किंतु उनके बदले हुए दृष्टिकोण तथा उनके द्वारा निकाले जाने वाले बनारस अखबार कि उर्दू प्रधान भाषा के विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 84 सामने आए। उन्होंने सन 1862 में विज्ञान शाकुंतलम को विशुद्ध हिंदी में अनुवाद किया। रघुवंश के अनुवाद के प्राकथन में उन्होंने लिखा, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो मूली नारी नारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदू के बोलचाल। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के, परंतु कुछ आवश्यक नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी ना बोली जाए और ना उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के सब भरे हों। तो यहाँ पे देखेंगे कि राजा लक्ष्मण सिंह सामने आते हैं और 62 में विज्ञान शाकुंतलम विशुद्ध हिंदी में अनुवाद और रघुवंश के अनुवाद के प्राकथन में ही ये चीज़ें वो लिखते हैं कि दोनों नारी नारी, इस देश के हिंदू ये बोल रहे हैं, मुस्लिम यहाँ पे ये बोल रहे हैं। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में इसके आते हैं और जिसमें अरबी फारसी के सब भरे हैं। इसी समय कहते पंजाब में नवीन चंद्र राय हिंदी के माध्यम से ब्रह्म समाज का प्रचार करे थे। उन्होंने भी अरबी फारसी बहुल उर्दू का विरोध किया। उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि वो भाषा खास मुस्लिम की है, तो मुसलमानों की है, ये कहते नवीन। हिंदी प्रचार के इस यज्ञ में सदाराम फिलौरी, उनका भी योगदान बहुत है। उपनिवेशवादियों की फूट डालो नीति और फिराक परस्तों की सांप्रदायिकता के कारण हिंदी और उर्दू के बीच की दूरी बढ़ती गई। व्याकरणिक दृष्टि से एक भाषा होते हुए भी उन्हें दो अलग अलग भाषाएं मानना वैज्ञानिक है। हिंदी उर्दू की इस अलगोजा का परिणाम अच्छा नहीं हुआ। तो आप ये देखिए कि कैसे कैसे जैसे नवीन चंद पंजाब से, सदाराम फिलौरी, ये सभी समर्थन कर रहे थे और हिंदी उर्दू के इस अलगोजा का परिणाम कहते हैं अच्छा हुआ नहीं। एक बार तो अदालत में उर्दू बैठ गई तो बैठ गई। हिंदी की अदालती भाषा बनाने के लिए हिंदी प्रेमियों की एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ा और सन 1882 में इंटर कमीशन के सामने ये प्रश्न उपस्थित हुआ, सर सैयद अहमद खां की गाड़ी से दबा दिया गया। किंतु 81 में बिहार में हिंदी प्रचार की आज्ञा मिल गई। बेलारी के जिलाधीश जॉर्ज कैंपबेल ने गवर्नर थॉमस मुनरो को लिखा कि जिस भाषा में यहाँ साहित्य लिखा जा रहा है और शिक्षा दी जा रही है वो बोलचाल की भाषा नहीं है। उसने लिखा कि उर्दू हल दरबार की भाषा है, जनता की बोलचाल की नहीं। उर्दू जो है
मतलब कि उर्दू को एक तरीके से उर्दू लिपि के कार्य उसे एक बार धोखा हुआ था। मुकामा घाट पर उसने किश्तियां तैयार रखने की आज्ञा दी थी, पर किश्तियों को कस्बिया पढ़ लिया गया। उसने देखा कि किश्तियों के स्थान पर कस्बियां तैयार की गई हैं। इसके फलस्वरूप फारसी लिपि हटा दी गई। नागरिक के प्रचार के लिए आवेदन पत्र लिखे गए, बहुत से अंचलों में आंदोलन हुए, पुस्तिकाएं छपी। सन 1893 में इस उद्देश्य नागरिक पिछाड़ी सभा की स्थापना हुई। नागरिक पिछाड़ी सभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने छोटे लॉर्ड जो मैकडॉनल्ड से मिलकर नागरिक के पक्ष में ज्ञापन दिया। महामना मालवीय ने उस संबंध में अंग्रेजी में एक पुस्तक भी लिखी। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप 1900 में नागराक्षरों को भी कचहरी में प्रवेश की अनुमति मिल गई। लेकिन हिंदी उर्दू का झगड़ा यही समाप्त नहीं हुआ। सांप्रदायिक शक्तियों ने देश के विभाजन के समय भी इस मतभेद को अपने पक्ष में प्रयोग किया और देश के स्वतंत्र हो जाने पर भी इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। हिंदी उर्दू एक ही कौम की, देखिए यहाँ समझने वाली बात है, हिंदी उर्दू एक ही कौम की भाषा है। इन्हें अलगाने से और भी संकटों का सामना करना पड़ सकता है। वस्तुतः 2 दशकों यानी 2 दशक में 1900 से 20 का ये युग पिछले युग का ही प्रसार है और उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो स्वर सुनाई पड़ता था वो और तेज हो गया। अतीत का गौरव रचनात्मकता में बदल गया और 19वीं शताब्दी के अंत में ही राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 हो चुकी थी। विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और जातियों में बटा हुआ देश राष्ट्रीयता के एक सूत्र में बनने लगा। हिंदी जाति का भाषाई संगठन मजबूत करने के लिए सन 1893 में नागरिक पिछाड़ी सभा की स्थापना हुई। 1900 ईस्वी में सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी को जिस नए चाल में ढालना प्रारंभ किया था वो अब और संस्कृत परिष्कृत हो उठा। सबसे बड़ी बात ये हुई कि खड़ी बोली जो अब तक गद्य की भाषा थी वो पद्य की हो गई। इस हिंदी के जातीय विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके प्रचार प्रसार के लिए सन 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई। इसके माध्यम से पठन पाठन का कार्य और व्यापक स्तर पर शुरू हो गया। यहाँ समझना क्या है कि जब एक बार ये हुआ कि उर्दू अदालत में पूरी तरीके से है और हिंदी को जगह नहीं मिल रहा, तो जब हिंदी को अदालती भाषा बनाने के लिए हिंदी प्रेमी जोर लगा रहे थे, तो पहले तो कह रहे हैं कि ये चीज़ें सामने रखी गई, लेकिन सर सैयद अहमद इस बात को दबा दी। लेकिन 81 में ऐसा हुआ कि बिहार में हिंदी प्रचार की आज्ञा मिल गई और उसमें भी बेलारी के कैंपबेल जिलाधीश थे। उन्होंने थॉमस मुनरो को लिखा कि जिस भाषा में यहाँ साहित्य लिखा जा रहा है और शिक्षा दी जा रही है वो बोलचाल की तो नहीं है, मतलब जिसमें साहित्य लिख रहे हो, जिसमें एजुकेशन दे रहे हो, वो बोलचाल का तो नहीं है। उसने लिखा कि उर्दू तो अहल दरबार की है, जनता की तो नहीं। अच्छे सब करके हिंदी को मान्य मिला और 1893 में कहने नागरिक पिछाड़ी का बड़ा योगदान है और नागरिक के पक्ष में ज्ञापन दिया गया और मालवीय ने इस संबंध में अंग्रेजी में पुस्तक लिखी। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप 1900 में नागराक्षरों में कचहरी में प्रवेश इसको मिला। हिंदी उर्दू को गाना इसलिए नहीं चाहिए कि दोनों एक ही कौम की भाषाएं हैं और 2 दशकों से कह रहे हैं 1900 से 1920 ये युग पिछले युग का ही प्रसार है। 19वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 85 में हुआ। फिर कहते हैं कि 1893 में नागरिक पिछाड़ी सभा की स्थापना हुई। 1900 ईस्वी में सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी को जिस नए चाल में ढालना शुरू किया वो अब और संस्कृत परिष्कृत हो गया। इसके प्रचार प्रसार के लिए सन 1910 में कहते हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की भी स्थापना हुई। इसके माध्यम से पठन पाठन का काम और व्यापक स्तर पर हुआ। अब इसके बाद जो टॉपिक है उसका नाम है हिंदी नए चाल में ढली। हिंदी नए चाल में ढली। देखिए सन 1884 में भारतेंदु हरिश्चंद्र काल चक्र तैयार कर रहे थे, 84 की बात है। इसमें उन्होंने संसार में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी काल चक्र में उसका समय निर्णय किया। श्री राम, युधिष्ठिर, सिकंदर के आक्रमण, करबला के युद्ध आदि का समय। लेखक ने ये करते हुए लिखा कि हिंदी नए चाल में ढली 1837 का भी उल्लेख किया। यहाँ तक 37 नहीं होना चाहिए, जहाँ तक ये है 73 है, 1873 है। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि कालचक्र में सब कुछ एक जगह पे कर रहे थे। प्रश्न होता है कि दुनिया की प्रसिद्ध घटनाओं में हिंदी को नए चाल में ढलना भी क्या एक प्रसिद्ध घटना है। दूसरा प्रश्न ये है कि सन 1873 को ही इस घटना के घटित होने का समय क्यों माना जाए। दूसरे प्रश्न के उत्तर में ही पहले प्रश्न का उत्तर अनिश्चित है। क्या अनिश्चित है? सन 73 में हरिश्चंद्र मैगजीन के प्रकाशन की बात करें तो वो उसी समय प्रकाशित हुआ 73 में, और 68 में कवि वचन सुधा भारतेंदु जी का हो चुका था 68 में, लेकिन उस पत्रिका के प्रकाशन को उन्होंने घटना नहीं माना। हरिश्चंद्र जो मैगजीन है उसके प्रकाशन में उसको घटना के रूप में माना, अपने आप में स्वयं एक घटना है। इस संबंध में शुक्ल जी लिखते हैं कि देखो संवत 1930 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले इसी चंद्रिका में मिलता है।
और भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। उन्होंने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया कि हिंदी नए चाल में ढली 73 में। तो अगर कभी लगे कि हमें सोचना है कि हिंदी नए चाल में ढली 73 वाली ही बात है, किसको क्यों चंद्रिका को मानना चाहिए, तो शुक्ल जी यहाँ पे कहते हैं कि जो इनका ये है जो हिंदी परिष्कृत रूप में लिखा गया, अगर माना जाए कि पहली बार परिष्कृत रूप में कहीं लिखा गया तो ये यहीं से लिखा गया है। लगता है कहते हैं कि लगता है शुक्ल जी ने कालचक्र देखा नहीं था। ये पुस्तक नहीं है, बल्कि कालचक्र क्या है, विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं का कालांकन की सूची है। अच्छा, ये हमें पता होना चाहिए कि कालचक्र को कह रहे हैं बच्चन जी कि लग रहा है शुक्ल जी ने देखा नहीं, क्योंकि ये कोई पुस्तक नहीं है, विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं का कालांकन की सूची है। भारतेंदु ने हिंदी नए चाल में ढली लिखा है, ना कि हिंदी नए चाल में ढली। हिंदी नए चाल में ढली लिखा है। ये भी देखिए, कभी हम लोग ये गलती कर सकते हैं क्वेश्चन में। इन्होंने कहा कि भारतेंदु जो है उन्होंने हिंदी नए चाल में ढली लिखा है, हिंदी नए चाल में ढली लिखा है, ना कि उन्होंने हिंदी नई चाल में ढली लिखा है। नए चाल में ढली, नई चाल में ढली नहीं लिखा है, तो हिंदी नए चाल में ढली। चंद्रिका का प्रकाशन वर्ष 74 है, 73 नहीं है। अतः भारतेंदु की दृष्टि में हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष ही हिंदी के नए रूप में ढलने का वर्ष है, ढलने का। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष करें 74 है, 73 नहीं है। कवि वचन सुधा में पहले पुरानी चाल की कविताएं छपा करती थी, बाद में लेख भी छपने लगे। मैगजीन का फलक व्यापक हो गया, उसमें धर्म है, राजनीति, भाषा, कला, इन पर लेख लिखे गए। चंद्रिका के संपादक मंडल में अगर देखें तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर बंगाल, दामोदर शास्त्री बिहार, राधा कृष्ण लाहौर, इनके भी नाम को अगर देखें तो सम्मिलित किया गया। हिंदी के नए चाल में ढलने का अभिप्राय तब तक स्पष्ट नहीं हो सकता जब तक भारतेंदु के पहले जो गद्य परंपरा विश्लेषित ना हो कि क्या इसके पहले ही हिंदी कुछ नए चाल में अपना ढल रही थी, और उसमें कह रहे हैं तथा नए चाल में ढलने वाली हिंदी के बीच विभाजन रेखा न खींच दी जाए। भारतेंदु के पहले भी राजा लक्ष्मण सिंह और शिवप्रसाद हिंद टकसाली गद्य की रचना कर ही चुके थे, है ना। तो ये कह रहे हैं कि भारतेंदु के पहले भी तो लक्ष्मण सिंह, शिवप्रसाद, ये लोग टकसाली गद्य की रचना कर चुके थे। सितारे हिंद के गद्य की प्रशंसा करते हुए प्रेमघन भारतेंदु को सितारे हिंद का अनुकर्ता मानते हैं। संभवतः इसलिए रामविलास शर्मा कहते भी है कि 73 में हिंदी नए चाल में नहीं ढली। ये कार्य बहुत पहले ही हो चुका था, 57 के आसपास शिवप्रसाद जैसे हिंदी लिख रहे थे, उसी को भारतेंदु ने अपनाया था। तो अब देखिए, जिसको ये मान रहे हैं, कह रहे हैं बच्चन जी थोड़ा सा देख लो कि क्या भारतेंदु जी के पहले भी नए चाल में ढला था कि नहीं ढला था। तो आप देखेंगे उसी पे टिप्पणी रामविलास शर्मा जी करते हैं कि इनसे बहुत पहले यानी 1857 की जब क्रांति हुई थी, शिवप्रसाद लिख रहे थे, वो जैसे हिंदी लिख रहे थे ना, वही चीज़ तो भारतेंदु ने अपनाया था, ये कह रहे रामविलास। पर राजा शिवप्रसाद और भारतेंदु का मुख्य अंतर ये है कि पहला टकसाली हिंदी लिखता है तो दूसरा लोक उपयोगी हिंदी। पहले वाले अगर जो लिखे हैं शिवप्रसाद और टकसाली हिंदी लिख रहे हैं, दूसरा भारतेंदु लोक उपयोगी हिंदी। भारतेंदु उनके मंडल के लेखकों की भाषा में जो सजीवता, स्वच्छंदता, उमंग है, वो पहले के गद्य लेखकों में आपको नहीं मिलेगा। ये बात तो सही है, क्योंकि समय परिवर्तन हुआ और आप देखिए नवजागरण के अग्रदूत के तौर पे जिन विषयों को भारतेंदु मंडल के लोगों ने उठाया, वो शुरुआत में थोड़ी था, वो नहीं था, वो स्वच्छंदता, वो उमंग, सजीवता नहीं था। अब रही बात ये कि किस ऐतिहासिक संदर्भ में हसमुख गद्य विकसित हुआ। उस समय की भारतीय नवजागरण की प्रवृत्ति उपनिवेश विरोधी थी, उपनिवेश की विरोधी थी। अंग्रेजी साम्राज्यवाद की बखिया उधेड़ने में हसमुखता औजार का काम करता था। देसी बोली के मिश्रण से भाषा में सजीवता ही नहीं आई, बल्कि क्या हुआ, बल्कि अंग्रेजियत के विरुद्ध एक मुहिम भी चल पड़ा। भारतीय परंपरा का पल्ला कसकर पकड़ने के कारण उसमें अनेक अंतर्विरोध भी आए। भारतेंदु तथा भारतेंदु मंडल के अन्य लेखक बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र आदि में भी अंतर्विरोध है। इस कालावधि में ऐतिहासिक मांग के फलस्वरूप अगर देखें तो निबंध के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास, कहानी लेखन की भी शुरुआत हुई। साहित्य के इन विविध रूपों में भी कहते हैं अनेक प्रकार के आपको अंतर्विरोध देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से जो है एक एक करके अब जो विधाएं हैं, वो विधाएं अगर आप देखेंगे तो विधाएं शुरू हो जाएंगे।